तो जितने भी स्टूडेंट्स भाई 18 फरवरी यानी कल के दिन अपना हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। देखिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको गद्यांश किस तरीके से लिख करके आना है, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप एक बार इस वीडियो को देख करके जाओगे तो इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पेपर में आपको गद्यांश किस तरीके से लिखना है, ठीक है, पद्यांश किस तरीके से लिखना है, संस्कृत का गद्यांश किस तरीके से लिखना है, ठीक है, आपको पत्र किस तरीके से लिखना है, निबंध किस तरीके से लिखना है, श्लोक किस तरीके से लिखना है। जब आप ये सारी चीज़ें एक बार लिखी हुई देख करके जाओगे ना, तो पेपर में आपके माइंड में वह चीज़ बैठ जाएगी। अब जब पेपर लिखने बैठोगे ना, तो आप सेम टू सेम वैसे ही करके आओगे, और इससे होगा ये कि आपकी कॉपी सबसे बेस्ट लगेगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं देखिए कि हिंदी की कॉपी लेकर के आया हूँ। कॉपी क्या कह लो कि यहाँ पर आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स किस तरीके से आपको लिख के आने हैं, है ना। और अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया, इस वीडियो को पूरा आपने कंप्लीट देख लिया, तो हिंदी की कॉपी आपकी सबसे बेस्ट 2026 में आप लिख के आने वाले हो, ठीक है। और हिंदी में आप बहुत बेहतर अंक लाने वाले हो। इसके लिए इस क्लास को पूरा देख लेना भाई। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पेपर में आपको गद्यांश लिखने के लिए आएगा। अब देखिए, सबसे पहला डाउट यही होता है भैया जी कि गद्यांश किस तरीके से लिखना है, पेपर में इसको कैसे लिखना है, और एग्जामिनर मुझे पूरे नंबर इसमें किस तरीके से देगा। तो सिंपल होता है लिखना। सबसे पहले क्या करना भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके से एक ब्लैक स्केच पेन लेकर के जाना है, ठीक है। एक आपको ब्लू पेन लेकर के जाना है, और आपको एक पटरी लेकर के जानी है, और आपको एक ब्लू मतलब आपको ब्लैक पेन ले करके जाना है, ठीक है। आपको एक ब्लैक पेन लेकर के जाना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको लेकर के जानी है और आप अपना पेपर अच्छे से करके आओगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गद्यांश किस तरीके से आप लिख करके आओगे, तो देखो, गद्यांश लिखने के लिए सिंपल तरीका होता है। आपके पेपर में जैसे मान लो ये हमारे हिंदी का पेपर है, ठीक है। अब हिंदी के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश का आएगा। तो गद्यांश किस तरीके से लिखोगे, स्टार्टिंग के कुछ जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर दे रखे हैं ना, तो स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में डॉट डॉट करके जो अंत के कुछ कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, अंत के कुछ वर्ड होंगे, कुछ शब्द होंगे, तो अंत के शब्द उनको लिख दोगे। और इस तरीके से क्या लगेगा, इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा, या फिर एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप जो है वह पहले वाला गद्यांश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप इसके सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका आएगा संदर्भ वाला, दूसरा प्रश्न आएगा आपका व्याख्या वाला, तीसरा प्रश्न आपका आएगा इसी गद्यांश पर आधारित। तो इस तरीके से आपको उसको करना है। संदर्भ इस तरीके से करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से करोगे, और जो आपका प्रश्न होगा तीसरे नंबर पर, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा होगा, तो जैसे कि इसका आंसर आपको लिखना है। समझ में आया? तो इसका आंसर, चलो मतलब कि ये तो कोई दूसरे तरीके से यहाँ पर दूसरे प्रश्न के आंसर हैं, पर आपको लिखना कुछ इसी तरीके से है। संदर्भ इसी तरीके से लिखना है पेपर में। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो इसकी जो फ़ोटो है आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब आप पेपर देने बैठो तो कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से कॉपी लिख करके आओ, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने अंतिम क्वेश्चन का आंसर करके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे भाई गद्यांश को, है ना। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी लोगों को भाई पद्यांश किस तरीके से लिख करके आना है, क्योंकि गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पद्यांश किस तरीके से पेपर में लिख के आना है। देखो, ये हमारा दूसरा पेपर है, और इस दूसरे पेपर में दूसरा मतलब पद्यांश दिया गया है कि आपको कैसे लिखना है ना। मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको किस तरीके से पेपर में करके आने हैं। अगर मैं पद्यांश की बात करता हूं तो देखिए, पद्यांश में भी आप सभी को पता है कि पद्यांश में भी आप सभी को पता होगा भाई कि इस तरीके से पद्यांश आता है। कम से कम 5 से 6 लाइनों का पद्यांश होता है, जिसमें आपके 3 प्रश्न आते हैं। इसमें भी संदर्भ आता है, व्याख्या करने के लिए आती है, और एक तीसरा प्रश्न पूछा जाता है जो कि इसी पद्यांश पर आधारित होता है। आया समझ में? तो इसको करने के लिए भाई सिंपल है, इसको भी वैसे ही करते जैसे गद्यांश करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ शब्द लिखोगे और अंत के कुछ शब्द लिखोगे, और बीच में डॉट डॉट कर दोगे। ऐसे इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसने कौन सा पद्यांश किया है। जैसे अगर आपने ये वाला पद्यांश कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्ड्स लिखोगे और लास्ट के 2 से 3 वर्ड लिखोगे,
बाकी बीच में डॉट डॉट करके आप इस तरीके से अपनी जो क्वेश्चन होता है पद्यांश वाला वही नोट कर लोगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप कौन सा पद्यांश कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चंस आता है संदर्भ वाला उसको आप करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, राइट। इसके बाद मैंने किस तरीके से यहाँ पर मैंने किस तरीके से ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए संदर्भ जब लिखने की बारी आएगी ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर आपके पास एक अच्छा स्केच पेन है तो आप स्केच पेन से ही लिखें, क्योंकि इससे होगा ये कि आपकी कॉपी थोड़ी बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी देखने में। और जब चीज़ आपकी कॉपी अच्छी लगेगी ना, तभी आपको पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिखोगे, इस तरीके से आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको कुछ इस तरीके से तीसरा वाला आंसर अपनी कॉपी में करके आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए संस्कृत का गद्यांश आता है भाई। इसके बाद क्या आता है, संस्कृत का गद्यांश। जैसा मैंने बताया भाई, पेपर में गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, संस्कृत का गद्यांश आएगा और संस्कृत का पद्यांश आएगा, ठीक है। तो देखिए संस्कृत के गद्यांश को कैसे करोगे। अब संस्कृत के गद्यांश को मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। देखिए जो हमारा संस्कृत का गद्यांश होता है, इसमें भाई संदर्भ करने के लिए आता है और हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, ठीक है। अगर मैं संस्कृत के गद्यांश की बात करता हूं तो संदर्भ 2 नंबर का आता है और हिंदी में अनुवाद आता है 3 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर में 2 क्वेश्चंस, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, है ना। यहाँ पर व्याख्या नहीं आती है, यहाँ पर हिंदी में अनुवाद आता है। तो देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इस वाले गद्यांश में, संस्कृत वाले गद्यांश में क्वेश्चंस को नहीं नोट किया गया, पर आप क्वेश्चन को नोट करना। आप क्या करोगे, आप इस तरीके से अस्माकम संस्कृति इतना लिख देने के बाद में डॉट डॉट करके आप लास्ट वाला लिख दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आचार्य दृढ़ता चेती, आचार्य दृढ़ता चेती, तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग के शब्द और अंतिम के शब्द और बीच में डॉट डॉट करके आप यहाँ पे संस्कृत के गद्यांश में भी लिखोगे, है ना। और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला संदर्भ वाला क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो प्रश्न आएगा आपका हिंदी में अनुवाद वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में अनुवाद वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो देखो इस तरीके से आपको हिंदी के अनुवाद वाला क्वेश्चन करके आना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आगे संस्कृत के पद्यांश की, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई संस्कृत के पद्यांश की, तो यहाँ पर भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला संदर्भ आएगा, दूसरा आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में संस्कृत का पद्यांश आपको कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में 5 नंबर का आने वाला है, 2 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो संदर्भ करने के लिए आपको 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अब आप इसको भी पेपर में किस तरीके से करोगे, जिस तरीके से आपने संस्कृत के गद्यांश को किया था। आया समझ में। सबसे पहले देखो इस तरीके से आप यहाँ पर, जैसे मान लो आप ये वाला लिख रहे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ठीक है। आप ये वाला पद्यांश लिख रहे हो, संस्कृत का श्लोक समझ लो या संस्कृत का पद्यांश समझ लो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये वाला लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के कुछ शब्द और अंत के कुछ शब्द लिख दोगे, बाकी बीच में डॉट डॉट करके आप लोग सारी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः डॉट डॉट करके दुख भाग भवेत, आ गया समझ में। बाकी संदर्भ किस तरीके से करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। और संदर्भ करने के लिए संस्कृत का पद्यांश में केवल आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, आप संदर्भ कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप संस्कृत के पद्यांश को करना चाहते हो तो केवल आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, बस आपको संस्कृत का जो संदर्भ होता है उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो संस्कृत का गद्यांश हो या फिर वो संस्कृत का पद्यांश हो, संदर्भ करने के लिए केवल और केवल चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, पाठ का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हो किस तरीके से लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। दैट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में अनुवाद की,
तो सिंपल होता है भाई, छोटा सा यहाँ पर हमारा पद्यांश आता है तो छोटा सा इसका अर्थ करना होगा, छोटा सा इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है, 3 से 4 लाइनों का, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं भाई, तो पेपर में एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, खंड काव्य वाला। एक क्वेश्चन पेपर में खंड काव्य का भी आता है, ठीक है। तो पेपर में खंड काव्य वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से करके आने वाले हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप खंड काव्य वाला क्वेश्चन करके आने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको खंड काव्य वाला क्वेश्चन अपने पेपर में करके आना है, ठीक है। आप क्या करेंगे प्यारे साथी, आप सिंपल से प्रश्न संख्या डालेंगे, जो भी प्रश्न संख्या होगी। जैसे ये प्रश्न संख्या 5 में आने वाला है, प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो 5वां प्रश्न हमारा है, खंड काव्य का क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा। तो करने के लिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 डालोगे। जिस भी टॉपिक पर खंड काव्य कर रहे हो, जैसे कि आप मुक्ति दूत पर कर रहे हो, आप ज्योति जवाहर पर कर रहे हो, तो उसको डाल दोगे यहाँ पर कि मुक्ति दूत पर मैं कर रहा हूँ तो मुक्ति दूत डाल दूंगा। इसके बाद मैं खंड काव्य भी डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो भी उत्तर कर रहे हो, जैसे मान लो आप पहला वाला उत्तर कर रहे हो, का पहला कर रहे हो, का दूसरा कर रहे हो, तो वो डाल दोगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला कर रहा हूँ तो मैं पहला डाल दूंगा, मुक्ति दूत पहला कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लिखना प्रारंभ करोगे, जैसे आपने खंड काव्य तैयार किया है वैसे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। बाकी किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है मुक्ति दूत पर, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है, आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से आपको खंड काव्य करके आना, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये बाकी पूरा खंड काव्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। गांधी जी के बारे में मुक्ति दूत में बात की गई है भाई, तो आप सभी को पता है कि गांधी जी के बारे में यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संस्कृत का तो इस तरीके से आपको यहाँ पर खंड काव्य का क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई कि आपको पेपर में आगे क्या देखने को मिलेगा, तो आगे आपको पत्र का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपके पेपर में पत्र वाला प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पत्र वाला जो क्वेश्चंस होगा ये आपका 8वां प्रश्न होगा, ठीक है, 8वें नंबर पर, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई आपके पेपर में जीवन परिचय भी आता है 6 नंबर पर, तो जीवन परिचय मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप पत्र वाला प्रश्न कैसे करके आओगे, ठीक है। पत्र का क्वेश्चंस आप पेपर में किस तरीके से करके आने वाले हो, ठीक है। तो चलिए मैं पत्र की बात करता हूँ फिलहाल। तो पत्र वाला जो प्रश्न होगा वह आप इस तरीके से करके आने वाले हो पेपर में। प्रश्न संख्या डालोगे, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। इसके बाद प्रश्न जो हमारा पत्र होगा आप इस तरीके से करके आओगे। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कह सकते हो मिस्टेक कर दी है, हालांकि आप मत करना। आप यहाँ पर जिस भी, हालांकि कोई मिस्टेक नहीं की है, मैंने सही किया यहाँ पर। आप जिस भी टॉपिक पर पत्र लिखना उसका विषय जरूर से लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पर विषय लिखा है शहर में साफ सफाई की व्यवस्था हेतु पत्र, ठीक है। तो आप अगर शहर की साफ सफाई पर लिख रहे हो तो आप यहाँ पर विषय जरूर डाल देंगे, ठीक है। विषय कहाँ पर डालोगे, जब आप इस तरीके से यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य करके डाल दोगे, या फिर सेवा में श्रीमान मुख्य नगर निगम अधिकारी, मतलब जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो उसके पते को डालने के बाद में क्या करोगे, उसके एड्रेस को फिल करने के बाद में उसका जो भी पता है वह फिल करने के बाद में आप क्या करोगे, फिर विषय को आप डाल दोगे, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप पत्र लिख पा रहे होंगे, मतलब आपको आता ही होगा। बाकी जिसको नहीं आता पत्र लिखना वह स्क्रीनशॉट कर सकता है, और आपको पेपर में इस तरीके से पत्र को लिख करके आना है। एक पेज में लिख करके आना है, ये भी बात ध्यान देनी है आपको, ठीक है। बाकी अगर एक पेज में नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, बस दूसरे पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब जैसे पत्र यहाँ पर पूरा समाप्त हो जाता है तो इसके बाद में आपको कोई दूसरा प्रश्न इसके नीचे से नोट नहीं करना है। मतलब पूरा का पूरा पेपर, मतलब पन्ना जो है आपको छोड़ देना है, अगले पेज से अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, बस इस बात को समझना, ठीक है। बाकी लास्ट में आप धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, और आप चाहो तो अपना नाम मत डालना, अपने नाम की जगह यहाँ पर आ बा सा डाल देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी दिनांक डाल देना, और इस तरीके से पत्र वाला क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो आपके पेपर में निबंध आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीवन परिचय।
उससे पहले यहाँ पर आगे और डाल लो भाई, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं तो उनको आप नोट कर लेंगे। जैसे जीवन परिचय, जीवन परिचय मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जीवन परिचय भी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जीवन परिचय कैसे करोगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस कैसे आने वाला है पेपर में। तो प्रश्न संख्या आएगी 6, जिसमें आपको सबसे पहले आएगा प्रश्न संख्या 6 का आ नंबर, कहेगा दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा। आपको यहाँ पर 3 जीवन परिचय दे रखे होंगे, इन 3 में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिख करके आना है। जीवन परिचय वाला क्वेश्चंस आप कैसे करोगे जरा ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीका बताते होंगे, पर एक बेस्ट तरीका जो होता है मैं आपको बताने वाला हूं। आप अगर फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको जीवन परिचय में पूरे नंबर मिलने के आपके फुल चांसेस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आपको लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। मतलब आपके पेपर में 3 आएंगे, 3 में से किसी एक पर करना होगा। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कर रहा हूँ, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय करने का सबसे बेस्ट अप्रोच आपका रहने वाला है कि उनके जो भी नाम है, जो भी जन्म है, जो भी जन्म स्थान है, जो भी उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका देहांत कब हुआ था, या फिर उनकी एक प्रमुख रचना, ये सारी चीज़ें आपको एक ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देनी है, ठीक है। इन चीज़ों को क्या करेंगे भाई आप, तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, इतनी चीज़ें जो बॉक्स में आपको दे रखी ना, केवल इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ठीक है। अब जब इतनी चीज़ें आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो होगा ये कि एग्जामिनर को लगेगा ये भाई एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और दैट्स वाई आपको यहाँ पर पूरे नंबर देने का पूरा चांस रखेगा, ठीक है। मतलब आपको पूरे चांस रहेंगे यहाँ पर पूरे नंबर मिलने के, ठीक है। बाकी इतना कर देने के बाद में बाकी इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो और कर ही लेना, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से लिख के आना है। तो एक बार ये सारी चीज़ें पेपर से पहले ज़रूर से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रचनाएं की, तो अगर मैं पेपर में बात करता हूं कि आपको रचनाएं किस तरीके से लिख करके आनी है भाई, तो रचनाओं को लिखने के लिए देखिए सिंपल है, आप चाहो तो डायरेक्ट 8 से 10 रचनाएं लिख सकते हो। बाकी आप यहां पर अगर उनकी विधा के तहत अगर रचना लिखोगे ना तो नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे कि काव्य में उन्होंने आंसू, झरना, लहर, कामायनी लिखी। नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु लिखा। उपन्यास में उन्होंने आकाशद्वीप और आंधी जैसी रचनाएं लिखी। तो ये उनकी विधाएं हैं, और विधा में इधर दे रखी उनकी रचना। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे चांसेस रहेंगे भाई आपको जीवन परिचय मार्क्स, मतलब जीवन परिचय में आपको पूरे नंबर मिलने के, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका जीवन परिचय, ठीक है। अब जीवन परिचय भी 2 तरीके से आते हैं, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो लेखक का मैं बता चुका हूं, अब मैं आपको कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं भाई। तो चलिए कवि का किस तरीके से लिखना है उसको भी देख लेते हैं। तो कवि का जीवन परिचय लिखना भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे लेखक का जीवन परिचय लिखा है वैसे ही आपको कवि का भी लिखना है। आपको जन्म, जन्म स्थान, नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, देहांत और उनकी रचना, 1 या 2 रचना ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद इसी आधार पर इसमें जीवन परिचय आप लिख दोगे, है ना। देख सकते हो किस तरीके से महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। बाकी उनकी रचनाएं जैसा कि मैंने बताया, आप चाहो तो विधाओं के साथ में लिख सकते हो, विधा भी लिख सकते हो, मतलब विधा लिखो और फिर उनकी रचना लिखो, या फिर डायरेक्ट आप 7 से 8 रचनाएं लिख देना। और एक काम आप ज़रूर करना, जब रचनाएं लिखना तो उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखना, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अगर आप ये लाइन लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा ये एक टॉपर स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और आपको फिर वह पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, जीवन परिचय वाला क्वेश्चंस करके आना है। बाकी अब हमारा रह गया है भाई निबंध वाला प्रश्न, ठीक है। एक निबंध वाला क्वेश्चन रह गया है, तो मैं आपको चलिए उसको भी दिखा देता हूं, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप सभी लोगों को इसका PDF कहां से मिलेगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर इस तरीके के इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर चाहिए हैं, देखिए अगर आप इस तरीके के मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो आपको इस तरीके के मॉडल पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आप सभी को मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इतना समझ लो कि आपको निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो पेपर में हमारा 10वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। अब देखो निबंध कैसे लिख के आओगे पेपर में, जरा ध्यान से समझना।
तो मान लीजिए ये हमारा 10वां प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन आपका है। तो आप कॉपी में इस निबंध वाले क्वेश्चन को कुछ ही ऐसे ही तरीके से लिख के आओगे। देखो 7 नंबर मिला है, 7 नंबर आपको भी मिलने वाला है भाई अगर ऐसे लिखोगे। देखो प्रश्न संख्या डालोगे, आप सभी को पता है प्रश्न संख्या हमारी 10 है, प्रश्न संख्या 10 डाल दोगे, निबंध लेखन लिखोगे, फिर जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि पर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर टॉपिक डाल दोगे। इसके बाद में रूपरेखा हेडिंग बनाओगे और रूपरेखा हेडिंग में जितने टॉपिक्स जितने पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो इस निबंध के ऊपर, वो सारे पॉइंट्स आप इस रूपरेखा के अंदर हेडिंग में डाल दोगे। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, समाधान और इसका निष्कर्ष, ये 5 पॉइंट्स आपको रूपरेखा के अंदर डाल देने हैं और इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आप पूरा निबंध लिखोगे। तो इस तरीके से आप देखिए रूप प्रस्तावना लिखा है, इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करता हूं तो देख सकते हो अशिक्षा और जागरूकता की कमी, कम उम्र में विवाह होना, ये सारे कारण हैं, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, इसके बाद इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के, बेरोजगारी बढ़ सकती है, गरीबी और कुपोषण आएगा अगर जनसंख्या वृद्धि होगी, ये सब प्रभाव है उसके। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास में बाधा होगी। समाधान क्या है, तो शिक्षा का प्रसार कराना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकारी नीतियाँ लानी चाहिए और फिर यहाँ पर निष्कर्ष भी इसके कुछ आपको बतानी है। और निष्कर्ष लिख देने के बाद में ये पूरा टॉपिक्स आपका यहाँ पर निबंध वाला समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, कि आपको ये जो पेपर यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पर पेपर दिख रहा है इस तरीके से, इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक बार पीडीएफ मिल जाती है तो आपके पास पीडीएफ होगी जिसको आप देख करके 1-2 बार देखोगे तो आपको क्या होगा कि ये पूरी फ़ोटो जो होगी आपके माइंड में बैठ जाएगी, जिससे कि जब आप पेपर देने जाओगे तो सारा पेपर आप इसी आधार पर करके आओगे। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने आपको बताया पेपर से पहले आप सभी लोगों को मैं सारे के सारे वायरल मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं मैं वह भी आपको देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए भाई सरप्राइज़ के रूप में मिलने वाली हैं। मैंने आपसे कहा था भाई कि 18 फरवरी से जिस भी स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भाई सरप्राइज़ है हमारी तरफ से। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई सरप्राइज़ क्या था, इसको सुन लोगे ना तो भाई बोर्ड एग्जाम में जब कल पेपर देने जा रहे हो ना तो आपका पेपर बेहतर होने वाला है, इस बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ भाई। सरप्राइज़ को अगर आपने फॉलो किया, देखिए सरप्राइज़ में आपके लिए आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, आपको कम से कम 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ई बुक के अंदर। देखिए मैंने आपको बता दिया भाई कि आप सभी से बहुत समय पहले मैंने एक ई बुक बनाई थी और इस ई बुक के अंदर मैंने आप सभी लोगों को कहा था भाई कि ये एक ऐसी ई बुक होने वाली है कि अगर आपके पेपर का 2 घंटा भी बचा है और अगर आपके पास ये ई बुक है और अगर आप इसमें दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो डायरेक्ट आपके पेपर में यहाँ से इस ई बुक के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं पेपर में। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को सुना था और उन्होंने इसको फॉलो किया था, और जिसने ई बुक को ले रखा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जब आप पेपर देने जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए ई बुक के आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा, आपके पास केवल 5 घंटा समय बचा है, मान लो 2 घंटा समय बचा है। तो इस 5 घंटे इस 2 घंटे में अगर आप ई बुक ले लोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। केवल अगर आप 10 मॉडल पेपर को ही देख के चले जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई बहुत बेहतर नंबर आप लाने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश और इम्पोर्टेंट पत्र और इम्पोर्टेंट निबंध, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ई बुक के अंदर। जिसको भी ई बुक लेना है भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाइएगा वहाँ से लेने का प्रयास ज़रूर से कीजिएगा। अगर मैं ई बुक के प्राइस की बात करता हूँ भाई तो एक बर्गर से भी बहुत कम अमाउंट में आपको ये ई बुक मिल रहा है। ई बुक में इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीज़ें हम मात्र 15 रुपये में दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज के समय में लोग 500-600 का कोर्स सेल करते हैं, लेकिन हम आपके लिए मात्र 15 रुपये में ई बुक दे रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। और जिसको भी लेना है भाई इसको आप ज़रूर से लेना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आपके मार्क्स 85 से ज़्यादा आने वाले हैं बस अगर आपने ई बुक को लिया और इसमें दे रखी चीज़ों को अगर आपने एक बार पढ़ा,
ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही भाई। मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी में सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स करके आने हैं। फिलहाल अब आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द, कुछ घंटों बाद आपको देखने को मिलेगी। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ई बुक का मिल जाएगा।